बिहार प्रदेश का नाम आखिर बिहार क्यों पड़ा? बौद्ध विहारों की संख्या की प्रचुरता विद्यमान थी। इसी के नाम पर बिहार नाम पड़ा। तो बिहार शब्द से ही गौरव का प्रतीत होता है, गौरव का बोध होता है। विहारों की संख्या बौद्ध विहारों की प्रचुरता में विद्यमान थी। जहाँ जगदम्बा सीता का अवतरण हुआ था, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया, जहाँ बिंदुसार और अशोक ने पूरे भारत में अपनी शासन सत्ता का विस्तार किया। उस बिहार में जो देश का गौरव था, अगौरव रहा है, उस बिहार में जो समस्याएं हैं, नेतृत्व की कमी है, ज्ञान का अभाव है, यह लज्जा पैदा करता है। वाणी के लिए कहा गया है कि बात करने पर हाथी जैसी मूल्यवान चीज भी मिल जाया करती है, और बात का कौशल नहीं होता है तो हाथी के पैर के नीचे उसको दबा दिया जाता है। तो बात और वाणी दोनों का प्राचुर्य ही नेतृत्व का निर्माण करता है। कवियों ने हमेशा सैनिकों के भीतर, राजाओं के भीतर उत्साह पैदा किया है। उनके हाथों में तलवार भी रही है, और जितने भी युद्ध हुए हैं उन युद्धों में भट्टों ने अपना सहयोग भी किया, और युद्धरत सैनिकों के मन में जिस उत्साह और तेज की भावना पैदा की है, उस उत्साह और तेज में हमारे जो सैनिक थे उनके भीतर संघर्ष करने की शक्ति का अनवरत विरोध बना रहा, शक्ति बनी रही, उनकी साधना बनी रही। बिहार में मुंगेर में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था रामधारी सिंह। मुंगेर की धरती पर जिसने जन्म लिया, और वह विशाल वट के आकार का हो गया। वह न केवल मुंगेर की धरती की शोभा रहा, बल्कि बिहार के समुच्चय और भारतीय राष्ट्र की साधना का वह प्रेरक और उत्साहवर्धन का कारक रहा। रामधारी सिंह दिनकर ने भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के जितने भी आख्यान हैं, उन्होंने
अपनी रचनाओं और अपने पुस्तकों में व्यक्त किया है। चाहे कुरुक्षेत्र के मैदान का चित्रण हो, चाहे रश्मिरथी कर्ण का उल्लेख हो, चाहे भारत की स्वतंत्रता के लिए भगवान शिव के हिमालय से पूछने का स्वभाव रहा हो, मेरे नगपति मेरे विशाल की कामना रही हो, और भारतवर्ष के जितने भी युग पुरुष हुए हैं, युग पुरुषों का आख्यान करके और भारतीय स्वतंत्रता का दीप जलाने का कार्य रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया है। इसी नाते वह राष्ट्र कवि थे, देश कवि तो थे ही, लेकिन भारतीय राष्ट्र के कवि थे और जन जन में उनकी रचनाओं की गूंज विद्यमान। उनकी रचनाएं जन जन में उत्साह पैदा करती थी। कहा तो यहाँ तक जाता है, और स्वयं प्रयोग करके देखिए कि अगर चारपाई पर बैठे हो और रामधारी सिंह दिनकर का जो काव्य पढ़ रहे हैं तो आप उठकर खड़े हो जाएंगे। उठकर खड़े होने की शक्ति और साधना का कारक रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। उन्होंने किसी भी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं किया जिन्होंने भारतीय स्वातंत्र चेतना के प्रवाह में अड़ंगा डाला, लेकिन उनकी भाषा में, उनके भावबोध में, उनकी रचना में जो व्यंजना शक्ति है उसका प्राचुर्य रहा। जब 1947 और 46 का वर्ष था और भारत को खंडित होने का कार्य चल रहा था और गांधी जी उस समय सहभागी हो चुके थे। दिनकर जी ने मेरे नगपति मेरे विशाल, और उसी में वो लिखते हैं, रे रोक युधिष्ठिर को नया जाने दो उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम भी। यह कहने का तात्पर्य यह है कि युधिष्ठिर को यहाँ रोकने की जरूरत नहीं है, उनको स्वर्ग जाना चाहिए, लेकिन भीम और अर्जुन की जरूरत है। भारतीय स्वातंत्र चेतना और भारतीय स्वातंत्र संघर्ष के लिए हमको भीम और अर्जुन की आवश्यकता है। तो भीम और अर्जुन के यहाँ रहने और गदा और गांडीव सहित उनके उपस्थित होने के भाव में भारतीय जो स्वाधीनता है, जो स्वातंत्र भाव है, जो बोध है, उसको वह व्यक्त करते हैं। किसी को भी चाहे कैसा भी महत्तम पुरुष हो, दिनकर ने उनकी आलोचना से मुख नहीं मोड़ा। यह इसमें व्यंजना शक्ति का बोध है,
लक्षणा का है या गांधी के ऊपर लागू होता है। युधिष्ठिर गांधी के प्रतीक हैं और स्वर्ग जाने की कामना गांधी की उनके भीतर, उनकी रचना के भीतर व्यक्त होती है। और संयोग बस नाथूराम गोडसे ने गांधी का वध कर दिया। खंडित भारत करने का दंड गांधी को वहीं मिला। दिनकर भले ही राज्यसभा के सदस्य मनोनीत थे, लेकिन उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं छोड़ा और उनके कार्यवृत्त व्यवहार और चीन को हिमालय का बड़ा भूभाग देना और तिब्बत को चीन के हवाले करना और चीन की शत्रुतापूर्ण कार्यवाही की उपेक्षा करना, उसका विरोध न करना, उस पर भी दिनकर की चेतना अधूरी नहीं रही। उन्होंने उसी लक्षणा शक्ति में, व्यंजना शक्ति में यह बोध कराया कि रस सूखता हो जो मही का भीमकाय वृक्ष। रस सोखता हो जो मही का भीमकाय वृक्ष, उसकी सिराएं तोड़ो, डालियां कतर दो। इस कविता में यह स्पष्ट संदेश है कि भारतीय राष्ट्र का जीवन स्वरूप जो सांस्कृतिक रसधारा है, जो सनातन की प्रकृति है, सनातन की धारा है, यदि उसमें का कोई वृक्ष हमारी सनातन संस्कृति की रसधारा को अगर वह चूस रहा है तो वह वृक्ष नेहरू रूपी प्रतीक में वह वृक्ष की सिराएं तोड़ो, डालियां कतर दो। यह संकल्पना रामधारी सिंह दिनकर में ही है। वह बिहार के थे, लेकिन संपूर्ण भारतीय परिवेश के वह नायक थे और उनकी प्रेरणा, उनकी जो अभिव्यक्ति है, उसकी साधना, उनकी भाषा की शक्ति का विस्तार, उनकी कविताओं की रचना का संसार हमारे भारतीय युवकों के मन में चेतना और जागृति का संदेश देने वाला। जब विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस कालखंड में उन्होंने आग की भीख नाम की एक कविता की भी रचना की। प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूं, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूं। दिनकर जी आग की भीख में जो भाव प्रस्तुत करते हैं,
वह प्रस्तुतिकरण युवा शक्ति का आत्मबल था, आत्मबोध था। और 1942 और 41 के मध्य में लिखी गई रचना भारतीय स्वतंत्र चेतना के लिए बलिदानियों की परंपरा बना सके। दिनकर जी का बिहार, डॉक्टर राजेंद्र का बिहार सचमुच में सिहर रहा है, उसमें सिहरन है। जब उन जयप्रकाश जी का आंदोलन चला, उस कालखंड में उनकी रचना वह प्रकाश में आई कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी की इस रचना ने पूरे भारत में संचार पैदा कर दिया। दिनकर केवल कवि नहीं थे, बल्कि वह भारत के पौरुष को जगाने वाले गायक भी थे, रचनाकार भी थे। दिनकर में साधना थी माँ सरस्वती। दिनकर बिहार की मिट्टी में अंकुरित हुए, लेकिन वो भारतवर्ष के प्रेरणा स्रोत हो गए और उनकी रचनाओं में आज भी आग है। और जब भी भारत में समस्याएं होंगी, संघर्ष की वेदना होगी, तो निश्चय ही उनकी रचनाएं हमारे जीवन में उत्साह का संचार करेंगी और युवाओं में बलिदान की परंपरा लाएंगी। कवियों का स्वभाव होता है, कभी सत्ता परिवर्तित करता है, कभी समाज का परिवर्तन करता है। गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस हमको संस्कार देता है। जिस रचना से हम अपने भीतर साधना पैदा करते हैं, शक्ति का संचय करते हैं, वह रचना हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। आदि कवि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास की धारा में पूरा सनातन भारत आज भी प्रवाहित है और अपने स्वरूप को, जो मूल स्वरूप है सनातन का, उसको बनाए हुए है। मैंने बिहार के संबंध में चर्चा की थी कि बिहार की क्या स्थिति है, जहाँ लिच्छवी गणतंत्र था, जहाँ कपिलवस्तु था, जहाँ नालंदा, और बिहार में जाति 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 जातियों को खोजने के लिए ही ये सारे लोग जाते हैं, जातीय गणना करते हैं।
बिहार को बर्बाद करने वाले 88-89 के बाद के लोग हैं जो सत्तासीन रहे हैं, जिन्होंने बिहार की संपदा लूटी है, बिहार के युवकों को गुमराह किया है, बिहार में जातीय विद्वेष फैलाया है, सांप्रदायिक भावना पैदा की है और बिहार के स्वरूप को खंडित किया है। निसंदेह आने वाली जो पीढ़ी है, जिनके भीतर सनातन के संस्कार होंगे, वह पीढ़ी उन लोगों को क्षमा नहीं करेगी। दिनकर जी यदि होते तो क्षमा नहीं करते। दिनकर जी की रचनाएं किसी भी सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हुए व्यक्ति को छोड़ नहीं सकते। तीर के समान उनकी रचनाएं घाव करती थी। रामधारी सिंह दिनकर बिहार के लाल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो महिमा थी, जो उनका त्याग था, जो भारत के लिए बहुत कुछ कर गए, विवशता थी, जो संगठन जो परिवार का मुखिया होता है उसे त्याग करना पड़ता है, जवाहरलाल नेहरू ने मनमानी की और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कठोर निर्णय लेने के बावजूद कुछ हिचक गए। किंतु इतना अवश्य है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार की मिट्टी के गौरव थे और बिहार की मिट्टी ही नहीं, वो भारतीय राष्ट्र के और भारत देश के भी गौरव थे। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र चेतना के प्रतीक कवि हैं, रचनाकार हैं। उनकी जो संकल्पना है, संकल्पना की शक्ति रही है, वह हमेशा जनमानस को उद्वेलित करती रही है। ऐसे कवियों का विस्तार, जिनके भीतर लक्षणा, व्यंजना और अभिधा तीनों शक्तियों का प्राधान्य होता है, वह युवा शक्ति के मन में जागृति का संदेश देती हैं और जो वृद्ध हैं उन्हें भी उनसे प्रेरणा मिलती है। दिनकर बिहार के ही गौरव नहीं, वो भारत के गौरव थे और उनके काल के जितने भी रचनाकार हैं, अपनी अपनी दृष्टि से भारतीय स्वातंत्र चेतना में अपना सहयोग किया है और अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। बिहार की भूमि, सिहरी बिहार की भूमि बचा ले रे। आज बिहार की भूमि सिहर रही है, कौन बचाएगा? लेकिन हमें विश्वास है कि यह सनातन प्रकृति का देश है, परंपरा का देश है और कोई न कोई उस मिट्टी में अवतरित होगा जो बिहार को ये जातीय प्रदूषण और
लूट खसोट से बचाएगा और सत्ता संचालन की सुविधा के द्वारा बिहार के गौरव का विकास करेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूँगा कि बिहार बिलख रहा है, बिहार बेचैन है। यद्यपि भारत के सभी जो राज्य हैं उनमें समस्याएं हैं, लेकिन बिहार में ज़मीनी समस्याएं हैं। एक दूसरे से लड़ाने का, जातीय बोध पैदा करने का जो भाव है वह इतना विस्तार पा गया है कि 40-45 वर्षों में उसका विस्तृत आकार हो गया है। यह वेदना को सहज रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमें प्रयास करना होगा और जनमानस में वह तेज पैदा करना होगा जो जातीय प्रकल्प से वर्ण के अंतर्गत ही होंगे। यह तो अंग्रेजों की कुटिल चाल रही है कि जो जिस काम को करता था उसके आधार पर उसकी जाति अंकित कर गए। यह उनका विचार था विभाजित करने का। और आज के कालखंड में जो लोग भी जातीय गणना की धारा में आकर बिहार में कुचक्र का स्वरूप खड़ा कर चुके हैं, निसंदेह उन्होंने मट्ठा डालने का प्रयास किया है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलेगी और मूलतः उन्हें विदा होना